नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में गति पर चर्चा कर रहे हैं और गति में हमने गति के समीकरण को निगमित किया। अब उन समीकरण को अगर हम थोड़ा देखें ध्यान से तो गति के समीकरण जो हमारे हैं वो मूलतः ये तीन समीकरण, जो हमारा पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए, दूसरा जो दूरी ज्ञात करने के लिए कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या है, s बराबर ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन पर अगर हम चर्चा करें तो कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि अगर हम किसी विशेष परिस्थिति की बात करें कि वस्तु जो है वो वस्तु जब चलना प्रारंभ करती है, यानी कि वस्तु क्या होती है, विराम की अवस्था में होती है और चलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है u वो है 0 हो अगर, तो गति के ये समीकरण हमारे दूसरे रूपों में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका क्या हो गया, 0 है। तो 0 है तो u जहां जहां भी है वहां उसका मान 0 हो जाएगा, और जैसे ही u का मान 0 होगा तो आप देख रहे हैं v बराबर u प्लस at में ये u का मान 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, v इक्वल्स टू 80। दूसरी कंडीशन में देखें यहाँ पर कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, यहाँ u देखिए यहाँ इन्वॉल्व है, तो u का मान 0 होगा तो ut का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे हमारा s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। और यहीं पर देखें कि तीसरा समीकरण जो हमारा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as, तो यहाँ पर v स्क्वायर देखिए u का स्क्वायर यानी कि 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये तो स्थिति है कि जब वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तब की ये स्थिति है। दूसरी स्थिति का अगर हम आकलन करें कि वस्तु चल रही हो और उसमें त्वरण अगर मंदन के रूप में हो जाए, यानी कि त्वरण धीमा हो जाए, त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाए, तब क्या स्थिति होगी, त्वरण ऋणात्मक हो, यानी कि वस्तु रुकने की अवस्था में चल रही हो, तो वहां पर देखें कि त्वरण ऋणात्मक होने का मतलब a हमारा क्या होगा, ऋण हो जाएगा, a का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप समीकरण में देखें कि v बराबर u माइनस at, यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस at हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। ये देखिए जब हमारा त्वरण ऋणात्मक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि त्वरण ऋणात्मक हो रहा है और ऋणात्मक होकर के एक ऐसी भी दशा आती है कि ऋणात्मक होते होते अगर त्वरण हमारा क्या ऋणात्मक हो रहा है और उस कंडीशन में अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उस स्थिति में कि हमारा प्रारंभिक वेग देखिए क्या रहा होगा। तो यहाँ पर u बराबर क्या हो गया, at के, क्योंकि यहाँ पर ये इसका मान 0 हो गया और त्वरण ऋणात्मक है, यानी कि v बराबर u प्लस at के जगह पे अब देखें इसका मान 0 और u और इसका मान ऋणात्मक हो गया, तो u माइनस at इक्वल टू 0 के, तो u बराबर किसके हो गया, at के। इस क्रम में तो यहाँ पर देखें s बराबर हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो ut से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे में v से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा समीकरण हमारा v से कोई मतलब नहीं रखता है। तीसरे समीकरण में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, जो कि v स्क्वायर इक्वल टू
u स्क्वायर प्लस 2as था। अब यहाँ पर अगर कहें कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि यही अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा तो वहाँ पर त्वरण हमारा कौन सा कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। तो वहाँ पर एक ही जगह पे जी का हम प्रयोग करेंगे और धन की स्थिति और ऋण की स्थिति का प्रयोग करेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे के ऊपर के लिए। तो ये समीकरण उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब बात आती है कि एक समान वृत्तीय गति की कभी हम परिकल्पना करें कि जैसे कोई व्यक्ति है वो चलना प्रारंभ करता है, उसमें कुछ वेग है और वो वेग से चलना प्रारंभ करता है। ये देखें, जो पॉइंट है यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है और अगर वो चले तो देखें उसमें उसके वेग में जो परिवर्तन है वो वेग किस किस बात पर निर्भर करता है, वेग निर्भर करता है त्वरण और गति की दिशा पर, यानी कि जो गति की दिशा है और उसका जो त्वरण है उसका परिमाण जो है उस पर निर्भर कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखें कि जैसे ये चलना प्रारंभ किया तो एक समान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको मुड़ना है तो इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि वेग थोड़ा रुकेगा और फिर इधर मुड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो भी यहाँ पर इसके वेग में परिवर्तन होगा तभी ये मुड़ पाएगा। ये स्थिति आ रही है। अब यही स्थिति को अगर यहाँ पर हम देखें कि ये कैसा है, ये आयताकार क्षेत्र में अगर मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, वेग से गतिमान है कोई, तो अब यहाँ से चलना अगर प्रारंभ करें ए बी सी और डी होते हुए फिर ए तक जाए, तो अब आप देखें यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ मुड़ा, मुड़ने पर फिर यहाँ से यहाँ मुड़ा और फिर यहाँ से यहाँ मुड़ा। अब यहाँ पर आप देखें कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ तक ए से बी तक तो एक समान वेग से चल सकता है क्योंकि दिशा भी एक समान है, तो एक समान, लेकिन जैसे इसको दिशा बदलनी होगी तो इसके वेग में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ से बी से सी तक भी ये एक समान चलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा वेग में इसके परिवर्तन आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ऐसे। तो अब अगर कहें कि यहाँ पर देखिए पंचभुज है, ये खटभुज है, इस तरीके से अगर इसमें और भी ऐसे बढ़ाते चले तो एक स्थिति आएगी कि वो उसका पथ क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम इन जो एंगल्स हैं, जो ये कोण हैं, इनको अब यहाँ पर देखिए इसको कम करते जाएं और इनके स्टॉपेज को जैसे हम कहें कि बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पर आप देखें इस स्थिति में उसको, तो यहाँ ये स्थिति एक ऐसी आएगी कि इसको ऐसा बढ़ाते जाएं तो बिंदु पास पास ही हो जाएंगे जिससे एक वृत्त की संरचना निर्मित हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इसकी दिशा और वेग दोनों ही क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या हो रहा है कि उसकी दिशा और वेग दोनों ही क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो परिवर्तन है वो किसके कारण है, त्वरण में या तो परिवर्तन किया जाए तब उसके वेग में परिवर्तन होगा या उसकी दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो। अब यहाँ देखें तो हर पल हर क्षण उसकी दिशा क्या हो रही है, ये परिवर्तित हो रही है। आप देखिए यहाँ दिशा इस दिशा में है, फिर इसके इधर दिशा इस दिशा में है, यहाँ की स्थिति देखें तो ये इस दिशा में है, यहाँ की स्थिति देखें तो इस दिशा में है। अब इसको देखने के लिए अगर हम कहें कि एक रस्सी में एक कंकड़ को बांध करके अगर हम ऐसे घुमाएं तो अब आप देखें कि एक निश्चित केंद्र से वो दूरी बराबर रह करके वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं उसको छोड़ें तब उसको देखें कि वो किस तरीके से, क्योंकि जिस दिशा में उस समय छूटते समय जिस दिशा में उसी दिशा में वो जाने का प्रयास करेगा। तो अब यहाँ पर उसी को हम ये क्या कह रहे हैं, वृत्तीय गति कह रहे हैं। अब वृत्तीय गति में क्या हो रहा है कि अगर मान लें हम कि एक कोई पिंड है, एक कोई वस्तु है जो किसी स्थिर
बिंदु से r दूरी पर के पथ पर गमन कर रही हो, यानी कि वृत्तीय पथ पर गमन कर रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो उसकी परिधि यानी कि एक चक्कर यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर पूरा करने में अगर उसको t समय लगता है तो उसका वेग क्या हो, यहाँ वेग क्या है, यानी कि कुल विस्थापन या कुल चली गई दूरी और उसके बटे समय होता है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, 2πr, यानी कि अपनी परिधि के बराबर चल रहा है और समय कितना लग रहा है, t। तो ये देखिए वो वेग उसका एक समान वृत्तीय गति के लिए उसका वेग कितना है, 2πr के बटे t। अब इस पर एक सवाल को अगर हम देखें, ध्यान में रखें, तो क्या है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास क्या है, 200 मीटर, ये 200 मीटर का है, व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर लगाने में इसको 40 सेकंड लगता है। ये स्थिति ए है, ये बी है, ठीक है। अब एक चक्कर इसको ए से इस बी के रास्ते होते हुए पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो सवाल ये है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। अब यहाँ पर देखें कि दिया है व्यास दिया है 200 मीटर, व्यास 200 मीटर दिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, इसलिए 100 मीटर त्रिज्या हो गई। अब 100 मीटर जब त्रिज्या हो गई तो हम ये देखें कि वो 40 सेकंड में जो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, एक चक्कर में चली गई दूरी उसके परिधि के बराबर होगी, यानी कि परिधि 2πr के बराबर होगी। तो यहाँ मान हमने लिख दिया 2 के गुणे 22 के बटे 7 के गुणे 100, तो ये आया 4400 के बटे 7 मीटर, ये उसकी परिधि हो गई, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी। अब एक चक्कर में समय कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है, तो एक सेकंड में वो कितना चलेगा, तो इसमें भाग दे दिया गया है 4400 के बटे 7 के गुणे 40। अब कुल कितने मिनट की बात कर रहे हैं, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 2 मिनट का 60 गुना 120 और 20 सेकंड 140 सेकंड, कुल 140 सेकंड। 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो यहाँ भाग दे दिया गया है 4400 के बटे 7 के गुणे 40 के गुणे 140। इसको काटने पे आपका आ गया है 2200 मीटर, यानी कि 140 सेकंड में 2 मिनट 20 सेकंड में वो 2200 मीटर दूरी तय करेगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक चक्कर में, कह रहे हैं कि एक चक्कर में उसको 40 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ दिए हुए हैं कितना, 120 सेकंड 140 सेकंड की बात करी जा रही है, 140 सेकंड, तो 40 से भाग दे दें तो कुल चक्करों की संख्या, कुल कितने चक्कर पूरा कर रहा है, कुल चक्करों की संख्या ये बराबर 140 के बटे 40, तो कितना आया 3.5, यानी कि 4 तिहाई 12 और बचा 2, तो 4 बचे 20, 3.5, यानी कि 3.5 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर तो पूरा वो कंप्लीट कर ले रहा है और एक चक्कर उसका आधा ही हो रहा है, यानी कि ए से बी तक ही पहुंच रहा है। तो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि विस्थापन उसका कितना हुआ, विस्थापन ए ओ बी माना जाएगा, क्योंकि ये ए से इधर से अगर चले हम बी तक पहुंचे तो ये दूरी है, लेकिन न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो जो यहाँ से सबसे न्यूनतम दूरी है वो ए ओ बी है, यानी कि विस्थापन क्या है, ए ओ बी, जो क्या है, जो व्यास है, और वही विस्थापन कितना हो गया 200 मीटर, यानी कि वो अपने मूल बिंदु से जहां से वो चलना प्रारंभ किया है वहां से 200 मीटर की दूरी पर है विस्थापन उसका। तो ये आपका ये गति का जो पाठ है वो अभी समाप्त हो गया। अभी इस पर आधारित जो सवाल हैं उनको आप हल करके देंगे, व्हाट्सएप करेंगे।
धन्यवाद।